नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे फैसले, हमारी आदतें, यहाँ तक कि हमारी सोच, इनको कौन सी अदृश्य ताकतें शेप करते हैं? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामाजिक संरचना की, यानी हमारे जीवन की उस छिपे हुए ब्लूप्रिंट की। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। अपनी जिंदगी पर आपका असल में कितना कंट्रोल है? क्या आपके सारे फैसले पूरी तरह से आपके अपने हैं, या फिर वो किसी बड़े सामाजिक खेल का हिस्सा है? यही वो पहेली है जिसे सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र सुलझाने की कोशिश करता है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम व्यक्ति और समाज के रिश्ते से शुरू करेंगे, फिर सामाजिक ब्लूप्रिंट को समझेंगे, असमानता की परतों को देखेंगे और आखिर में इस सवाल पर पहुंचेंगे कि क्या हम इस स्ट्रक्चर में सिर्फ कैदी हैं या इसे बदलने की ताकत भी रखते हैं। तो पहला हिस्सा है व्यक्ति बनाम समाज। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि हमारी परेशानियां सिर्फ हमारी हैं, राइट? लेकिन समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने एक कमाल का नजरिया दिया था। वो इसे समाजशास्त्रीय कल्पना कहते थे। मतलब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि बेरोजगारी, को समाज की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखना। क्या ये सिर्फ एक इंसान की दिक्कत है, या फिर पूरी इकोनॉमी में ही कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है? अच्छा, तो इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए हमें इसके कोर कॉन्सेप्ट पर आना होगा। आखिर ये सामाजिक संरचना, ये सोशल स्ट्रक्चर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये समाज का वो अदृश्य ढांचा है जिसके अंदर हम सब जी रहे हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि समाज कोई रैंडम भीड़ नहीं है। हमारे रोज के बर्ताव में, हमारे रिश्तों में एक छिपा हुआ पैटर्न होता है, एक तरह की रेगुलैरिटी होती है। बस, ये जो सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ना, ये इन्हीं पैटर्न्स को समझने का एक तरीका है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना। सोचिए कि समाज एक इमारत की तरह है। अब जैसे एक बिल्डिंग की दीवारें, फर्श और छत ये तय करते हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं, है ना? ठीक वैसे ही सामाजिक संरचना हमारे कामों को, हमारे चॉइसेस को एक दिशा देती है। और मजे की बात यह है कि ये इमारत किसी और ने नहीं, हम इंसानों ने ही बनाई है। होता क्या है कि जब एक ही तरह के काम बार बार दोहराए जाते हैं तो वो पैटर्न्स बन जाते हैं, और फिर यही पैटर्न धीरे धीरे मजबूत होकर परिवार और स्कूल जैसी संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस का रूप ले लेते हैं, जिनके अपने पक्के नियम कानून बन जाते हैं। महान समाजशास्त्री एमील दुर्खीम ने इसी बात पर बहुत जोर दिया था। उनका मानना था कि सोशल स्ट्रक्चर हमारे एक्शंस को ठीक वैसे ही लिमिट करता है जैसे एक कमरे की दीवारें। ये एक ऐसी ताकत है जो हमसे बाहर है और हम पर दबाव डालती है, भले ही हमें इसका एहसास हो या न हो। लेकिन क्या हम सिर्फ इन दीवारों के कैदी हैं? कार्ल मार्क्स का मानना था, नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, हम पर पाबंदियां तो हैं, लेकिन हम में क्रिएटिविटी भी है। हम सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करते, बल्कि अपने कामों से हर दिन उस स्ट्रक्चर को या तो और मजबूत करते हैं या फिर उसे कमजोर करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, हम इतिहास बनाते तो हैं, पर अपनी मनपसंद शर्तों पर नहीं। चलिए उस बिल्डिंग वाली एनालॉजी पर वापस चलते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल ये है, क्या ये इमारत सबके लिए एक जैसी है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। समाज के इस स्ट्रक्चर में असमानता की कई लेयर्स हैं, और इसी को समाजशास्त्री कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का सीधा सा मतलब ये है कि समाज में कुछ ग्रुप्स को दूसरों से ज्यादा मौके और सम्मान मिलते हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक पूरा सिस्टमैटिक ढांचा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये समाज को एक पिरामिड की तरह अलग अलग परतों में बांट देता है। तो सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये असमानता दिखती कैसी है? ये 3 तरीकों से सामने आती है। पहला है जीवन अवसर या लाइफ चांसेस, मतलब अच्छी सेहत, नौकरी और सिक्योरिटी किसे आसानी से मिलती है। दूसरा है सामाजिक परिस्थिति या सोशल स्टेटस, यानी समाज में इज्जत और सम्मान किसे मिलता है। और तीसरा है राजनीतिक प्रभाव या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मतलब किसकी आवाज़ सुनी जाती है और किसके पास नियम बदलने की ताकत है। तो ठीक है, हमने इस ऊंच नीच वाली इमारत का डिजाइन तो समझ लिया, पर इसके अंदर होता क्या है? इस स्ट्रक्चर में लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करते हैं? चलिए अब इमारत के अंदर की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। बेसिकली इस इमारत के अंदर 3 तरह के सोशल प्रोसेसेस चलते हैं। एक तरफ है सहयोग, मतलब मिलकर काम करना।
बीच में है प्रतियोगिता यानी लिमिटेड चीजों के लिए होड़, और आखिर में है संघर्ष, जहां इंटरेस्ट का सीधा टकराव होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। सहयोग यानी कोऑपरेशन हमेशा अपनी मर्जी से नहीं होता। जरा इस स्टडी को देखिए। कई महिलाएं अपनी पैतृक संपत्ति में अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि भाइयों से रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये क्या है? ये सामाजिक दबाव है। समाजशास्त्र में इसे जबरन सहयोग या कोअर्स्ड कोऑपरेशन कहते हैं। एक ऐसा सहयोग जो बराबरी पर नहीं बल्कि मजबूरी पर टिका होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि समाज का ये स्ट्रक्चर ऐसा है ही क्यों, जिसमें सहयोग भी है और संघर्ष भी। इसको समझने के लिए समाजशास्त्र में दो मेन नजरिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। पहला है एमील दुर्खीम का फंक्शनलिस्ट नजरिया, जो समाज को एक शरीर की तरह देखता है। इनके हिसाब से समाज को ठीक से चलने के लिए ऑर्डर और कोऑपरेशन की जरूरत है। और दूसरा है कार्ल मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट नजरिया, जो समाज को एक जंग के मैदान की तरह देखता है। इनके हिसाब से समाज हमेशा से ही असमानता पर टिका है, जहां ताकतवर ग्रुप कमजोरों पर हावी होते हैं और असली बदलाव सिर्फ और सिर्फ संघर्ष से ही आता है। दुर्खीम के लिए समाज की सबसे बड़ी ताकत थी सॉलिडारिटी यानी एकजुटता। उनका मानना था कि कॉपरेशन और एक दूसरे की परवाह करना ही वो गोंद है जो समाज को जोड़कर रखता है। यही वो चीज है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। और वहीं दूसरी तरफ मार्क्स का नजरिया इससे एकदम उलट था। उनका मानना था कि एक असमान समाज में सहयोग अक्सर एक धोखा होता है। ये एक बाहरी ताकत की तरह महसूस होता है जिसे लोगों पर थोपा गया है। याद है वो जबरन सहयोग वाली बात? मार्क्स के लिए यही उस सिस्टम का असली चेहरा था। तो इन सब बातों के बाद हम अपने सबसे बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। क्या हम इस सोशल स्ट्रक्चर के सिर्फ निवासी हैं जो चुपचाप नियमों का पालन करते हैं, या फिर हम इसके वास्तुकार, इसके आर्किटेक्ट्स भी हैं जो इसे बना भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं? तो फिर कंक्लूजन क्या निकलता है? सच तो ये है कि दोनों बातें एक साथ सच हैं। हम एक ऐसी इमारत में रहते हैं जो हमसे पहले बनी है और जो हमें लिमिट्स में रखती है, ये सच है। लेकिन हम सिर्फ इसके रेजिडेंट नहीं हैं। हमारे हर दिन के काम, हमारे रिश्ते, हमारे संघर्ष, यही तो वो ईंट और गारा है जिनसे ये इमारत बनी है। मतलब हम ही इसे बनाए रखते हैं और हम ही इसे बदल भी सकते हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब इस सामाजिक ब्लूप्रिंट की समझ थोड़ी बेहतर हुई है, ये जानने के बाद कि आसपास की दीवारें कहाँ हैं और दरवाजे कहाँ हैं, इस जानकारी के साथ अपने जीवन की इमारत कैसे बनाई जाएगी,